एक जंगल की राह से एक जौहरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। अरे सुनो, ये पत्थर जो तुम अपने गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? महाराज, इसके क्या दाम लगाऊं? पर चलो, आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना ना लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाऊंगा, और शायद गधे के भी गले का बोझ कम हो जाएगा। पर जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ पकड़ गया। 8 आने तो थोड़े ज्यादा हैं, तो इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झक्की था। वो जिद पकड़ गया। नहीं नहीं, देने हैं तो 8 आने दे दीजिए, और अगर नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दीजिए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम कीमत थोड़ी ना है। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज दे देगा। कुम्हार आगे चला गया, लेकिन आधा फरलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज ना दी। तब उसे लगा कि बात बिगड़ गई। जिद छोड़, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? महाराज, 1 रुपए मिला है। उस पत्थर का पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और अपने काम में लग गया। पर जौहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा। मूर्ख, तो बिल्कुल गधे का गधा ही है। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वो लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया, मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया हो। हुजूर, मैं अगर गधा ना होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या हूँ? आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि वो लाखों का हीरा है, और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए उसे। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले, तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जौहरी ने अपने लालच के कारण अच्छा सौदा गवा दिया। मम्मी मम्मी, मुझे मीठे आम खाने हैं। अच्छा बच्चों, मैं जब अनाज लेने जाऊंगी तो तुम लोगों के लिए मीठे आम लाऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे आज ही और अभी मीठे आम चाहिए। हे भगवान, अब मैं कहाँ से मीठे आम लाऊं? जग्गू जब जिंदा थी तो मीठे आम लाते थे। मुझे तो जंगल के बारे में कुछ अता पता भी नहीं है, और ये बच्चे जिद कर रहे हैं। आइडिया, चलती हूँ विमला मौसी से पूछने कि मीठे आम कहाँ मिलेंगे। फिर मिनी विमला मौसी के घर चल देती है। अरे कैसे आना हुआ मिनी, बड़े दिनों बाद आई है। क्या करूं विमला मौसी, मेरे बच्चे मीठे आम खाने की जिद कर रहे हैं। मुझे तो जंगल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपको पता है तो बता दीजिए। मीठे आम के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो हम दोनों मीठे आम की तलाश करते हैं। फिर दोनों मीठे आम की तलाश में चल देते हैं, और कौवे का बच्चा कहता है। मम्मी मम्मी, मुझे मीठे आम खाने हैं। अच्छा बेटा, आज तेरे पिताजी से बोलकर तेरे लिए मीठे आम जरूर मंगवा दूंगी। सुनिए जी, ये आपका बेटा मीठे आम खाने की जिद कर रहा है। कौवा अपनी बीवी की बात को सुनकर मीठे आम की तलाश में निकल जाता है और 2 आम लेकर आता है। लो बेटा, मैं तेरे लिए 2 आम लाया हूँ। फिर कौवे का बेटा आम खाने के लिए खूब खुश होता है, और कौवे का बेटा कहता है। थोड़ा चखूं, आम देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। जैसे ही कौवे का बेटा आम खाता है तो कौवे का बेटा बोलता है। छी 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 छी, ये तो आम बहुत खट्टे हैं। आम तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, कैसे खट्टे हो सकते हैं? थोड़ा मैं भी तो चखूं। फिर आरती आम चखने लगती है। छी छी छी, ये आम तो बड़े खट्टे हैं। लाने थे तो मीठे आम लाइए ना।
तुम लोगों को खाने हैं तो यही आम खाओ, वरना मैं मीठे आम की तलाश में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मीठे आम के पास एक आंख वाला राक्षस है। इधर विमला मौसी और मिन्नी मीठे आम की तलाश कर रही थी। बताओ ना विमला मौसी, कौन सा आम मीठा है? अरे मुझे क्या पता, देखो जो आम लाल और ज्यादा पीले होंगे वही मीठे होंगे। विमला मौसी इधर आओ, इधर है मीठे आम। अरे अभी आई, मैं तो ढूंढ रही थी कि तुम्हें तो मीठा आम मिल ही गया। कि तभी पेड़ से एक आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मिन्नी ये आवाज तू निकाल रही है क्या? देख मुझे डराने की कोशिश मत कर, अगर तुमको मजाक करना है तो घर पर करना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे विमला मौसी, मैं क्यों ये आवाज निकालूंगी, आप खुद ही निकाल रही हैं और मजाक कर रही हैं। फिर पेड़ से आवाज आती है, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, अभी भी टाइम है। फिर दोनों की नजर पेड़ पर जाती है। अच्छा तो ये बोलने वाला पेड़ है। अच्छा पेड़ भाई, आप हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं? देखो, इसके नीचे एक आंख वाला राक्षस रहता है। जो भी चिड़िया यहाँ पर आती है उन सबको ये खा जाता है। इतना सुनने के बाद विमला एक आम अपने पैरों के नीचे दबाकर भाग जाती है। रुको विमला मौसी, मुझे डर लग रहा है। फिर दोनों उड़ जाती हैं। तभी उन दोनों को रास्ते में कौआ और उसकी बीवी आरती मिल जाते हैं। बिमला मौसी और मिनी बहन, क्या बात है जो आप लोग इतना तेज भाग रही हो? अरे हम दोनों मीठे आम की तलाश में गए थे, लेकिन वहां पर एक आंख वाला राक्षस है। सुनो आरती, तुम्हारा वहां पर जाना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आपको चलना है तो चलिए मीठे आम लाने, वरना मैं तो अकेले चली जाऊंगी। फिर आरती और कौआ दोनों वहां से मीठे आम की तलाश में चल देते हैं। दोनों कुछ दूर जाते हैं तो उनको मीठे आम का पेड़ नजर आता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आरती देखो, नीचे एक आंख वाला राक्षस सोया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं तो मीठे आम लेकर ही आऊंगी। कौवे की बीवी आरती लालच में आकर ज्यादा आम तोड़ लेती है, लेकिन उतने आम उससे उठ नहीं रहे थे और एक आम टूटकर राक्षस के शरीर पर गिर जाता है और राक्षस की नींद खुल जाती है और कौवा जल्दी से भाग जाता है, लेकिन आरती को वो राक्षस पकड़ लेता है। अब मैं तुमको रात के भोजन में खाऊंगा। सुनो, तुम मुझे छोड़ दो, वरना जब सारी चिड़ियों का झुंड आ गया तो तुम्हारा बुरा हाल करेगा। तुम जैसे छोटे जीव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कौवे की बीवी आरती को अब पछतावे के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। कौवा घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बता देता है। कौवा का बेटा ये सुनकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। कौवा सोचने लगता है कि अब मैं राक्षस से अपनी बीवी को कैसे बचाऊं। कुछ देर सोचकर कौवा फिर विमला मौसी के पास जाता है। बिमला मौसी, आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा। यदि आप सहायता करती हैं तो मैं सभी चिड़ियों को अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। क्या हेल्प करनी है बताओ कौवे बेटी। और फिर कौवा सारी बात बताता है। विमला मौसी कुछ देर सोचती है और उसके बाद सारी चिड़ियाओं को बुला लाती है और अपने साथ आरती को बचाने चल देती है। जैसे ही सारी चिड़ियाओं को आम दिखता है तो आम का पेड़ बोलता है, तुम सब फिर आ गए, ये राक्षस तुम सबको खा जाएगा। आम दादा, हम लोग आरती को बचाने के लिए आए हैं। आप बता दीजिए उस दुष्ट राक्षस ने आरती को कहाँ रखा है? देखो, जो सामने गुफा है उसी में। कौवा वहां आरती को बचाने पहुंच जाता है। जैसे ही कौवा आरती को लेकर अपने साथ आता है तब तक राक्षस वहां पहुंच जाता है। जिस चीज का मुझे इंतजार था वो अपने आप चल के आ गया। अब तो मैं मिर्ची मसाले के साथ तुम दोनों को खाऊंगा। ये सारी बातें विमला मौसी सुन रही थी। तभी धीरे से वो एक आम राक्षस के सर पर गिरा देती है। अब राक्षस को और गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है और मिनी मौसी का पीछा करने लगता है। तुम सब भागो पंछियों,
अब मैं इसको अपने जाल में फंसा के मारूंगा। राक्षस जैसे ही विमला मौसी का पीछा करता है, विमला मौसी खूब दूर भाग जाती है और पेड़ अपनी शाखाओं में राक्षस को बांध लेता है और उसको जलाकर मार डालता है और खुद भी जल जाता है। पेड़ दादा, आपने हम लोगों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। तुम सब भागो, मेरी चिंता मत करो। फिर सभी चिड़िया अपने घर भाग जाती हैं और अगले दिन कौवे के घर दावत पर जाती हैं और खा पी कर खूब सब नाचते हैं। ये देखो, हम एक बार मीठे आम की गुठली को लेकर आए थे, आज वो कितना बड़ा पेड़ बन गया। धन्यवाद, तुम सबने मेरी जान बचाई। अब सभी चिड़िया उस आम के साथ उस आम के पेड़ के घोंसले पर घर बनाकर खुशी खुशी रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। रामगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया के साथ उसकी पत्नी विमला भी रहती थी। हरिया हमेशा अपने घर का खर्च अपने खेतों पर काम करके चलाया करता था। उस गांव की सभी जमीनें गांव के जमींदार के कब्जे में थी। जमींदार गांव वालों से उन्हीं की जमीनों पर किराए पर खेती करवाता था। पूरे दिन काम करने के बाद जमींदार उन्हें सिर्फ 100 रुपए दिया करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। ऐसे ही हरिया एक दिन अपने खेतों पर खेती कर रहा था। तभी वहां गांव का जमींदार आता है और हरिया से कहता है, और हरिया, सही से काम हो रहा है ना? जी मालिक, आपकी छत्र छाया में सब अच्छे से हो रहा है। आज कितना खेत जोता हरिया? देख लो, काम चोरी मत करना वरना पैसे नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, आपसे भला काम चोरी कैसी? आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता हो। बस तुम्हारा यही भोला स्वभाव है तो हमें भा जाता है। गांव में जितने भी लोग अपने खेतों पर खेती करते हैं वो खुद को बहुत शातिर समझते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो भोलेपन से हमारी सारी बातें मानते हो। अब भला मालिक से कौन चालाकी कर सकता है? आपकी वजह से तो हमारे घर में 2 वक्त का खाना बन पाता है, और अगर हम आपसे ही चालाकी करेंगे तो खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? और हाँ, तो बस इसी ईमानदारी के साथ दिन रात काम करता रहे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और हरिया फिर से अपने खेतों में हल चलाने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहां हरिया की पत्नी विमला हाथों में खाने का बर्तन लेकर आती है और हरिया से कहती है, क्यों जी, आज ये जमींदार यहाँ पर क्या करने आया था? वैसे तो कभी नहीं भटकता ये खेतों में। बस ऐसे ही ये जमीन का जायजा करने आए थे और कुछ नहीं। उन्हें पता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, इसीलिए वो बेफिक्र यहाँ से चले गए। वो यहाँ से आपकी ईमानदारी की वजह से बेफिक्र होके नहीं गया है, बल्कि आपके भोलेपन की वजह से गया है। वो आपको चुटकियों में बुद्धू बना देता है और आप बन भी जाते हो। इसी का तो वो फायदा उठाता है, लेकिन ना जाने आपको ये बात कब समझ आएगी। अगर आसानी से बात समझ में आ जाएगी तो मैं क्या उखाड़ लूंगा उस जमींदार का? फिर गांव का सबसे अमीर आदमी और सबसे ताकतवर आदमी वही है। भला उससे पंगा लेना मतलब यमराज को बुलावा देने के बराबर है। आप तो बेवजह इस ठाकुर से डरते हैं। अगर गांव के सभी लोग साथ मिलकर इस जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएं, तो फिर किसी की मजाल नहीं कि वो आपके आगे सर उठाकर खड़ा रहे या आपकी जमीनों पर कब्जा कर सके। अरे भगवान, अच्छा तुम ही बताओ, कभी भगवान के ऊपर इंसानों की हिम्मत हुई है उंगली उठाने की? तो फिर हम किसान इस जमींदार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? अरे भैया, इसके पैसों से हमारा घर चलता है। हाँ, तो फिर तुम ही करते रहो अपने इस देवता की पूजा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। हरिया भी खाना खाकर अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन गांव का एक किसान बहुत निराश होकर हरिया के खेतों के किनारे से जा रहा था। वो किसान बताता है कि जमींदार को समय पर कर्ज वापस ना करने की वजह से उसने अपनी सारी जमीन जमींदार के नाम कर दी ताकि वो इस कर्ज से मुक्त हो सके। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो ये गांव छोड़कर यहाँ से जा रहा है। उस किसान की बात सुनकर हरिया कहता है, अब तो भगवान ही मालिक है कि लोगों की जमीन कब उनके नाम होगी
और पता नहीं कब तक एक एक करके हम किसान अपनी जमीन जमींदार के नाम करके इस गांव को छोड़ छोड़ कर जाते रहेंगे। भगवान ही जाने अब इस गांव का क्या होने वाला है। इतना कहकर हरिया अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी विमला को कहता है, आज गांव के एक और आदमी ने अपनी जमीन जमींदार के नाम कर दी। तो इसमें कौन सी नई बात है? आए दिन यही खबर सुनने को मिलती है। आज फलाने किसान ने अपनी जमीन जमींदार के नाम कर दी, कल उस किसान ने अपनी जमीन दे दी और आज इस किसान ने। ये तो रोज का हो गया है। अब जब इस गांव में कुछ नया हो जाए ना, तब मुझे बताना। मुझे ये खिसी पिटी बातें मत बताया करो। आए दिन बस गांव में यही तो होता रहता है। शायद हमारी भी जमीन एक दिन जमींदार के पास चली जाएगी ऐसे ही। सही कहा आपने। अगर समय रहते आपने सही कदम नहीं उठाया तो हमारी जमीन भी जमींदार के नाम हो जाएगी। एक बार फिर हरिया विमला की बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हरिया जमींदार के खेतों पर खेती करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि वहां तो हल ही नहीं थे। जिसके बाद वो जमींदार के पास जाकर कहता है, जमींदार जी, खेतों पर तो हल मौजूद ही नहीं है। अब अगर हल नहीं होंगे तो मैं खेतों पर जुताई कैसे करूंगा? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। हमारे हल किसी ने किराए पर लिए हैं। उसने इन हलों के अच्छे खासे दाम दिए। कल सुबह तक हमारे हल वापस आ जाएंगे। तब तक तो ऐसा कर, तेरे घर से कोई हल उठा कर ले आ और उनसे खेतों पर जुताई कर लेना। वैसे तो मेरे पास हल नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक हल दिया था, लेकिन उस हल का इस्तेमाल मैंने कई सालों से नहीं किया है। पर शायद आज वो किसी काम आ जाए। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर हरिया जल्दी से अपने घर जाता है और गोदाम में लगे हुए उस पुराने हल को, जिस पर जंग लगी हुई थी, साथ ही उछाल पर एक चमकदार हीरा लगा हुआ था, उसे उठा लेता है। हरिया जब ये हल जमींदार के खेत में उसके सामने लेकर आता है, तो जमींदार उस हल में लगे हीरे को देखकर मन में कहता है, हल में लगा ये हीरा तो बहुत ही महंगा लगता है, लेकिन इस फटीचर हरिया के पास इतना महंगा हीरा कहाँ से आया? खैर जो भी है, कुछ भी करके मुझे ये हीरा निकालना होगा। इसे बेचकर मैं और भी अमीर हो सकता हूँ। क्यों जमींदार जी, आप भी चौंक गए ना मेरे इस पुराने हल को देखकर? भले ही दिखने में पुराना है और इस पर धूल मिट्टी जमी हो, लेकिन आज भी ये बिल्कुल नए की तरह काम करता है। तो फिर आज मैं इसी से आपका खेत जोत देता हूँ, ठीक है? अरे हरिया, मैं क्या सोच रहा था, तूने इतने समय से एक भी छुट्टी नहीं की है, तो ऐसा कर, इस हल को यहाँ छोड़कर आज छुट्टी पर जा और घर जाकर आराम कर। रोज कड़ी धूप में इतना काम करता है, थक जाता होगा। आज जी भरकर आराम कर और अपनी लुगाई के साथ समय बिता। अरे मालिक, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरी इतनी चिंता करते हो। वैसे आज अगर खेतों पर हल नहीं चलेगा तो मैं ये हल अपने साथ ले जाता हूँ। कल जब मैं वापस आऊंगा तब अपने साथ लेते आऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस हल को यही छोड़ जा। वैसे भी कौन सा कोई इस हल को मेरे खेतों में से चुरा कर ले जाएगा। तू चिंता मत कर, बेफिक्रे जाकर घर पर आराम कर। ठीक है जमींदार जी, मैं घर जाता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और लालची जमींदार उस हल से हीरे को निकाल लेता है और सुनार के पास जाकर उसे तगड़ी कीमत पे बेच आता है। लेकिन दूसरी ओर हरिया जब अपने घर वापस जाता है तो उसे देखकर विमला हैरान हो जाती है और पूछती है, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आप तो रोज शाम को घर वापस आते हैं ना, तो इतनी जल्दी आज कैसे वापस आ गए? आज खेतों में काम नहीं है क्या? आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं रोज खेतों में काम करने जाता हूँ तो थोड़ा बहुत थक गया हूँगा, और फिर उन्होंने मुझे पूरे एक दिन की छुट्टी दी है। छुट्टी, पता है? दाल में कुछ तो काला लगता है। ये बताओ, आप जो हल लेकर गए थे आज, वो कहाँ है? उसे लेकर वापस नहीं आए? नहीं, वो तो मैं वहीं छोड़ आया। उन्होंने मुझसे बोला था कि अब आ गया है तो यहीं रखा रहने दो, बार बार घर ले जाने की क्या जरूरत है, तो मैं वहीं छोड़ आया। अरे कमाकल इंसान, उस लालची जमींदार ने तुम्हें 1 मिनट में बुद्धू बना दिया और तुम उसके इरादे समझ भी नहीं पाए। तुम्हारे उस हल में एक हीरा लगा हुआ था। जरूर जमींदार ने वो हीरा देख लिया होगा और अब तक तो वो उस हीरे को बेच भी आया होगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया?
उसमें लगा हीरा तो मेरे पूर्वजों का था। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं क्या करूंगा? और अब अगर मैं उसे वापस लेने गया तो जमींदार मुझे वहां से बाहर निकाल देगा। और हल तो गया ही गया, साथ में मेरी जमीन भी चली जाएगी, मेरा घर भी चला जाएगा। इसी सोच में हरिया पूरे दिन उदास रहता है। तभी अचानक उसकी आंख लग जाती है और उसके सपने में उसके मरे हुए पिताजी आते हैं, जो कि उसे एक और हीरों से भरे जादुई हल के बारे में बताते हैं। हरिया उनकी बताई गई जगह पर जाता है और वो जादुई हीरे वाला हल निकाल कर लाता है। उस हल में बहुत सारे जादुई हीरे थे, लेकिन उसके पिताजी ने बताया था कि जब भी कोई लालची इंसान उस हल को छुएगा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हरिया बिना किसी को कुछ बताए हीरे वाले हल से अपने खेतों पर खेती करता है और उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। और जब इस हल के बारे में जमींदार को पता चलता है तो वो लालच में उस हल को चुराने के लिए हरिया के घर आता है, लेकिन वो इसमें विफल हो जाता है। सीतापुर गांव में धीरू किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी की कोई औलाद नहीं थी और वो अपनी जमीन पर खेती करके उस पर होने वाली फसलों को बेचकर अपना घर चलाता था। वो पूरी कोशिश करता था कि अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करे, लेकिन कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ जाता है और बारिश नहीं होती। इस बात से धीरू बहुत परेशान हो गया था। गांव वालों के साथ साथ धीरू को भी बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब बातों से परेशान होते हुए धीरू अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज कुछ खाने में मिलेगा या आज भी बासी रोटी और प्याज खाकर पेट भरना पड़ेगा? अजी, आज तो घर में थोड़े चावल पड़े थे, मैंने उसमें दाल डालकर ताजी खिचड़ी बना दी है, लेकिन कल के लिए तो बासी रोटी तक नहीं बची। कल हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, जिस परमेश्वर ने ये सब परेशानी दी है ना, वही हमें हल दिखाएगा, देख लेना। धीरू ये बोलकर अपनी पत्नी को समझाता है और वो दोनों खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह धीरू अपने खेतों पर जाता है और अपने खेतों को देखकर कहता है, अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये फसल तो हो नहीं रही है, पर घास क्यों निकल रही है यहाँ, जो कि मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैं क्यों ना खाली बैठा हूँ तो ये घास ही निकाल दूँ, ताकि बात का काम आसान हो जाएगा। हाँ, यही सही है, यही करता हूँ। धीरू ये बोलकर तेज धूप में जमीन से घास निकालने लगता है और धूप के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। तभी वहां उसकी पत्नी सुधा आती है और उसको खेतों में से घास निकालते हुए देखकर कहती है, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप वैसे भी कुछ दिनों से ढंग से खा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर से ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो आपको कमजोरी आ जाएगी, ये सब मत करिए। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मैंने ये सब घास अभी हटा दी तो फसल उगने के लिए जगह हो जाएगी। और बारिश का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी वो। अजी, ये घास तो गाय भैंस भी खा लेंगी, उनका पेट भरेगा तो हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। क्या पता फिर भगवान हमारी सुन ले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। अब जाओ घर जाओ, मैं ये सब घास काट के एक जगह रख दूंगा जहाँ से इसे गाय भैंस बकरी ये सब खा सके। ठीक है? ठीक है जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी समय से घर आ जाना। अब मैं घर जा रही हूँ, भूख से मेरी तबीयत खराब हो रही है। सुधा ये बोलकर वहां से चली जाती है और धीरू दोबारा घास काटना शुरू कर देता है। घास काटते हुए धीरू को अपने खेतों में दबा हुआ एक खंजर मिलता है। धीरू उसे निकालने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में ये खंजर कहाँ से आ गया? धीरू उस खंजर को निकालकर अपने पास रख लेता है और घास काटने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। देखो जरा, मुझे आज खेत में क्या मिला। तभी सुधा वहां आती है
और खुश होते हुए कहती है, जी आप मेरी सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। भगवान ने सच में हमारी सुन ली। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। आज खेत से आते हुए मुझे चक्कर आ गए। फिर चंदा काकी ने मेरी जांच करके बताया कि मैं पेट से हूँ। हम जल्दी ही माँ बाप बनने वाले हैं। अरे वाह सुधा, हमारी भगवान ने आखिरकार सुनी ली। आज देखो, मुझे ये खेत में ये खंजर मिला है। अब हमको कुछ रूखा सूखा खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बाज़ार में जाके बेच आऊँगा। उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे कम से कम हमारा हफ्ते भर का तो राशन आ ही जाएगा। आपने बात तो अच्छी की है, लेकिन क्या पता ये खंजर हमारी किस्मत लेके आया हो। फिर क्या इसे बेचना सही रहेगा? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो ना, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। धीरू ये बोलकर अपने घर की तंगी के चलते उस खंजर को बेचने चला जाता है। धीरू लोहे के कारीगर की दुकान पर जाकर उससे कहता है, भाई साहब, अरे भाई साहब, ये खंजर बेचना था मुझे। आप इसका मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? अरे ये खंजर तो बड़ा पुराना लगता है। कहाँ से चुराया भाई इसको तूने? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं किसान हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। मुझे ये मेरे खेत में मिला है। आपको खरीदना है तो बताइए, वरना मैं कहीं और जाके पूछता हूँ। धीरू की बात सुनकर दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर धीरू को कहता है, ये खंजर है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस पर तो जंग लगा हुआ है। इसके मैं तुमको 1000 से ऊपर नहीं दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप मुझे इसके 1000 रुपये ही दे दो। धीरू खंजर को 1000 रुपए में दुकानदार को बेचकर अपने घर के लिए राशन लेकर आता है और कहता है, देखो सुधा, मैं हमारे घर के लिए कुछ दिनों का राशन ले आया हूँ। अब हमको कुछ दिनों तक खाने की कोई कमी नहीं होगी और दोनों का पेट भर आराम से हफ्ते भर चलेगा ये खाना। अरे इतना सारा सामान, ये सब लाने के पैसे आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। अरे वो खंजर मैंने बाजार में जाकर बेच दिया और मुझे 1000 रुपये भी मिले। उससे मैंने अपने घर का राशन ले लिया। धीरू ने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। जिसके बाद वो अगले दिन फिर से अपने खेतों में घास काटने गया और उसको वही खंजर जमीन में गला हुआ मिला, जिसे देखकर वो घबरा गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो वही खंजर है जिसे मैं बाजार में बेच कर आया था। ये फिर से यहाँ कैसे आ गया? धीरू ने उस खंजर को उठाया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। ये देखो सुधा, ये तो वही खंजर है जिसे मैंने कल बाजार में बेचा था। आज ये मुझे फिर से अपने खेत में गड़ा हुआ मिला। अरे पर ये कैसे हो सकता है? आपने तो कल ये खंजर बेच दिया था ना, तो ये दोबारा कैसे आ सकता है? कहीं ये खंजर जादुई खंजर तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इस खंजर को दोबारा बाजार में बेच आता हूँ। हमारे पास एक हफ्ते का राशन फिर से आ जाएगा और अगर ये जादुई खंजर फिर से मुझे खेत में मिला तो हम इसको एक बार और बेच देंगे, है ना? नहीं जी नहीं, ये जादुई खंजर है। इसके मिलने पर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इसके जरिए हमको एक हफ्ते का राशन भी मिला है। हमको इसे बेचना नहीं चाहिए। हम इसको संभाल कर अपने पास रखेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। धीरू सुधा की बात मान लेता है और सुधा उस खंजर को अपने घर की अलमारी में रख देती है और दोनों पति पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात जब वो दोनों सो रहे थे तो उनको अलमारी के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि सुधा और धीरू दोनों की नींद टूट जाती है और सुधा कहती है, सुनिए जी, अलमारी में से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही है। हो ना हो ये वो जादुई खंजर ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ना जाने ये क्या बला है। कल इसको बेच ही आना चाहिए। अगर ये खंजर भूतिया निकला तो। ऐसी बातें करके मुझे डराइए मत। एक काम करते हैं, सो जाते हैं। सुबह आप इस खंजर को बाजार में वापस बेच आना। सुधा और धीरू ये बोलकर वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अलमारी का दरवाजा खुलता है और अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और वो खंजर उन दोनों के सामने आकर हवा में उड़ने लगता है
और डर के मारे सुधा कहने लगती है, भूत भूत भूत। सुधा की आवाज सुनकर उस खंजर से आती रोशनी धीमी हो जाती है और वो कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। कौन हो तुम और हम दोनों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो हमसे? मैं जादुई खंजर हूँ जो कई सालों से तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से। ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के पास बेच दिया, जबकि मैं तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूँ। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम करते ही क्या? ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने खेतों के बाएं तरफ गाड़ दो, तुमको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जी, अब ये खंजर बोल ही रहा है तो इसको बाईं तरफ गाड़ दो ना, क्या पता सच में हमारी किस्मत बदल जाए। खंजर और सुधा की बात सुनकर धीरू उस खंजर को खेतों के दाईं तरफ गाड़ देता है और कुछ दिनों बाद गांव में तेज वर्षा होती है और धीरू सुधा के खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है। कुछ महीनों बाद धीरू और सुधा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देते हैं और उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।